डियर स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा 10 की क्षितिज जिसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं, यह आपका अभी पिछले लेसन में आप पढ़े उत्साह हट नहीं रही है, लेकिन अब जो लेसन है यह दंतुरित मुस्कान, जो कि नागार्जुन द्वारा लिखित है। नागार्जुन ने इसे लिखा है और पाठ का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। छोटे बच्चे के जब दांत निकलते हैं, आगे वाले 2 दांत निकलते हैं, तो उस समय बच्चा जब मुस्कुराता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और कवि ने उसे इस प्रकार से अपने शब्दों से रचा है, शब्दों में बांधा है कि यह तो कह रहे हैं कि यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि छोटे बच्चे को देख के कह रहा है कि यह जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, यह जो तुम्हारे नए नए दांतों से निकलती हुई मुस्कान है, वह मृतक में भी जान डाल देगी। यानी मरा हुआ व्यक्ति भी वह प्राण संचरित हो जाएगा, उसमें प्राण आ जाएगा। और धूल धूसर तुम्हारे ई गात। धूल धूसर मतलब धूल से सने हुए ये तुम्हारे गात। गात मतलब शरीर। धूल से सनी हुई तुम्हारी ये शरीर जो कैसे है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पासा। कवि कह रहा है धूल धूसर मतलब धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारे अंग प्रत्यंग, पूरा शरीर इस प्रकार से लग रहा है, इतना सुंदर और आकर्षक लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी, छोड़कर तालाब छोड़ करके जल जात मतलब कमल, जल जात, जात मतलब पैदा होने वाला, जल में पैदा होने वाला फूल कमल, वह मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। धूल से सनी हुई तुम्हारी शरीर इस प्रकार से खूबसूरत, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक लग रही है, मानो तालाब को में खिलने वाला कमल छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया हो और परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कह रहा है कि तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर ही, परस पाकर, तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर ही ऐसा महसूस होता है, मन इतना भावुक हो जाता है जैसे पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कठोर पत्थर भी वह पिघल कर पानी बन गया होगा। तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही कठोर पत्थर भी पिघल कर पानी बन गया होगा। परस मतलब पत्थर। कवि कह रहा है, कवि की ये कल्पना है। और आप लोग देखते होंगे घर में एक ही बच्चा रहे लेकिन वो पूरे परिवार को खुशियों से भरा रखता है, हर कोई उसके पीछे रहता है। तो वही कवि की कल्पना है और ये कह रहा है। और आगे कह रहा है, छू गया तुमसे कि झरने लगा शेफालिका के फूल, बाँस था कि या बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। तो कह रहा छू गया तुमसे कि झरने लगा शेफालिका के फूल, तुम्हारा स्पर्श पाकर ही वह शेफालिका के फूल झड़ने लगे। कहाँ से? बाँस था कि बबूल। बाँस
या बबूल से शेफालिका के फूल, सुंदर फूल झड़ने लगे। यह पता नहीं कौन सा फूल था, बांस का था या बबूल का, लेकिन तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही शेफालिका के फूल झड़ने लगे। शेफालिका अत्यंत खुशबूदार फूल होता है जो कि अत्यंत सुंदर और मनमोहक होता है। लेकिन कह रहा है तुमने जो स्पर्श किया था वह पता नहीं बांस या बबूल का पेड़ था, लेकिन तुम्हारे उस स्पर्श मात्र से ही वह शेफालिका के फूल की तरह सुंदर फूल झड़ने लगे। अब कह रहा है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम शायद मुझे अभी पहचान नहीं पाए और देखते ही रहोगे अनिमेष, और कब तक मुझे यूं ही अनिमेष मतलब अपलक, बिना पलक गिराए देखते ही रहोगे। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। अब कभी कल्पना कर रहा है कि देखते देखते बच्चा थक गया होगा। अब लगता है तुम थक गए हो, क्या मैं अपने चेहरे को दूसरी दिशा में घुमा लूँ? क्या हुआ यदि हो सके न परिचित न पहली बार? क्या हुआ अगर पहली बार में ही परिचय नहीं हो पाया? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज यदि माँ तुम्हारी माध्यम न बनी होती, मैं न सकता देख, मैं न पाता जा। तो मैं तुम्हें नहीं देख पाता और न ही तुम्हें जान पाता। अर्थात माँ न होती तो बच्चा कैसे आता? अर्थात माँ ही माध्यम बनी। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य है तुम, माँ भी तुम्हारी धन। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो कि एक बुझे हुए चेहरे पर, उदास चेहरे पर एक मुस्कान ले आ दे रही है। धन्य तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क? कह रहा है कि चिर प्रवासी, कि हे बालक तुम धन्य हो, मैं चिर प्रवासी हूँ। चिर प्रवासी मतलब दूर से आया हुआ हूँ, मैं दूर से आया हुआ हूँ। प्रवासी, प्रधनवासी मतलब लॉकडाउन के दौरान आप बहुत सुने होंगे कि प्रवासी मजदूरों को बुलाया जा रहा है। प्रवासी मतलब प्रधनवासी, प्र उपसर्ग है और वास मूल शब्द है और बड़ी ई जो है प्रत्यय है। अर्थात प्र जब लग जाता है तो विशेष प्रकार वो शब्द बन जाता है, अर्थात विशेष प्रकार का वास। और ऐसा कहा जाता है जहाँ पर लोग जाते हैं और कुछ दिन के लिए वहाँ रहते हैं, रेंटल जिसे कह सकते हैं, वो प्रवासी कहते हैं। तो कह रहा है चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ, कुछ दिनों के लिए आया हुआ हूँ और मैं अन्य, मैं तो गैर हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क? भला इस अतिथि से तुम्हारा क्या संपर्क हो सकता है? और कह रहा है उंगलियाँ माँ की कराती रहीं मधुपर्क, और माँ की अंगुलियाँ तुम्हें जन्म से ही मधुपर्क मतलब मिठास युक्त आत्मीयता, मधुपर्क मतलब मिठास युक्त आत्मिकता, अर्थात बचपन से ही माँ साथ में रही है तो वही माँ की अंगुलियाँ सदैव तुम्हें प्रेम की मिठास घोलती आई हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब भी मौका मिलता है तब तुम तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो। और होती जब आंखें चार हो जाती हैं तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छद्मार। तब उस समय जब तिरछी निगाहों से चुपके से देखते हो और अचानक तुमसे निगाहें मिल जाती हैं तो उस समय जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान होती है, दांत निकलते हुए नए दांत की जो मुस्कान होती है वह अत्यंत हमें अच्छी लगती है, अत्यंत सुंदर लगती है, जिसकी कल्पना करना मेरे लिए संभव की बात नहीं है। इसलिए यह अत्यंत अस्थाई है। अब आगे जो है इनकी रचना एक है फसल। फसल में कवि अनेक नदियों, लोगों के परिश्रम और खेतों में विभिन्न प्रकार की मट्टियों के वर्णन के परिणाम को
बताया है। कवि कह रहा है कि एक के नहीं बल्कि कह रहा है कि एक के नहीं, यह दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। और कवि कह रहा है कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं हजार खेतों के मिट्टी के का गुणधर्म। अर्थात जो फसल आपकी है वह केवल अकेले किसी एक व्यक्ति के सहयोग का नहीं है, बल्कि यह ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है और लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, जिसके कारण ये फसल उगती है। अब सिंपल सी बात आप सोच सकते हैं कि फसल जब भी आपको उगानी होती है तो बाज़ार से गेहूँ ले आते हैं, गेहूँ कोई और बेचता है, खाद कोई और बेचता है, आपके खेत की जुताई कोई और करता है और मजदूरी कोई और करता है। इस प्रकार से उस फसल को पैदा करने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। इसीलिए कवि नागार्जुन कहते हैं कि एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू ये है। मतलब फसल जो तैयार है बहुत सारी नदियों के पानी के परिणाम स्वरूप फसल पैदा हुई है और उसमें एक के नहीं दो के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, जिसके कारण से फसल दिखाई दे रही है। और यह हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अर्थात खेतों में एक नहीं कई खेतों की मिट्टियाँ आकर के उसे प्रोडक्शन योग्य बनाती हैं, उत्पादन योग्य बनाती हैं। अब कवि क्या कह रहा है कि फसल क्या है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह फसल कुछ और नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। हाथों के स्पर्श की महिमा से मतलब यह है कि उस हाथ से फसल को उगाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी तपस्या किए हैं, मजदूरी किए हैं, उसकी कुड़ाई किए हैं, जिसके कारण से बाद में थोड़ी फसल दिखाई देती है। तो वही कह रहा है, कब यही कह रहा है कि नदियों के पानी का जादू हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है और भूरी काली संदली मतलब चंदन जैसी मिट्टियों के उर्वरता का प्रभाव है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। उस सूरज की किरणों का रूपांतर है, अर्थात सूर्य के प्रकाश और हवाओं के बहाव का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब हवा की बहाव का सिमटा हुआ रूप है सूरज की किरणों का और हवा के बहाव का विशेष परिणाम है, जिसके कारण फसल उगती है। अर्थात कवि कहना ही चाहता है कि फसल उगने या उगाने के पीछे सिर्फ आपकी भूमिका नहीं बल्कि कई लोगों की भूमिका होती है, जिसके कारण से फसल उगते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस प्रकार से फसल उगाने में कई लोगों की भूमिका होती है, उसी प्रकार के आपके विकास में कई लोगों की भूमिका होती है, जिसमें विशेष तौर पे सर्वप्रथम माँ बाप होते हैं, उसके बाद गुरु की भूमिका होती है, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, आपके नेशन, इन सब की भूमिका होती है। तो अपने आप को यदि कभी सफलता की ऊंचाइयों पर पाते हो तो उस सफलता की ऊंचाइयों को अपने अकेले को श्रेय मत दो कि मैं ऐसे हासिल किया है, मैंने हासिल किया, अपने दम पर हासिल किया है। नहीं, ये सर्वथा गलत होगी। आप अपने दम पर नहीं बल्कि लोगों के सहयोग से, लोगों की ताकत पर, लोगों के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप की उस कठिन तपस्या के कारण आप उस मुकाम पर पहुँचे हैं, जिसके कारण माँ बाप अपने दिन रात का सुख और चैन का त्याग किए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे दोहराइए और
अगर मेरा वीडियो पसंद आता है निश्चित तौर पर अपने फ्रेंड्स में आसपास जो बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।